एनडीए 1 2026 में साइंस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें करनी है, लास्ट में जाकर के बैकलॉग अगर ना लगे तो उसके लिए क्या चीजें करनी है। बेटा अगर आप एक सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं एनडीए 1 2026 के बाद साइंस की वजह से आपका कट ऑफ किसी भी तरह से ना रुके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम दोनों भाई बताने वाले हैं आपको साइंस की पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन, और मेरे साथ हैं आप सबके प्यारे। जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विनीत ठाकुर और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं फिजिक्स एनडीए के लिए। एनडीए में आप सबको पता है साइंस से टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से फिजिक्स है, बायो है और केमिस्ट्री है। हम दोनों भाई मिल करके आज इसकी एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका ये जो 6 महीने का सफर होने वाला बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और एक बात ये भी याद रखना, आपके अंदर पूरा जोश, जज्बा और जुनून भर जाएगा बस मात्र यही 20 मिनट का वीडियो देखने से। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आज क्या है इस वीडियो में। देखो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के बहुत अच्छे तरीके से तब होती है जब हम उस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि साइंस के सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बिकॉज आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, जो 12th पास आउट हैं या 12th अपीयरिंग है। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि साइंस के पूरे सेक्शन में आप देखेंगे तो आप बात करते हैं यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, जिसमें फिजिक्स में आपको देखने को मिलते हैं आते हैं 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो आएंगे 15 क्वेश्चन, और सेम एसेस बेटा बायो में आते हैं आपके 10 क्वेश्चन मिला करके पूरे आते हैं ओवरऑल 50 क्वेश्चंस। और उन 50 क्वेश्चंस का किस तरह से मार्क्स डिवीजन होता है इसके बारे में आपको बताएंगे विनीत सर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि टोटल यहां पीछे साइंस सर के पीछे लिखा हुआ 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर, जिसमें से 25 क्वेश्चन आता फिजिक्स से, यानी कि आपको पता होगा जीएटी में पर क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलता है, यानी 100 मार्क्स का आ गया फिजिक्स। और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी 60 मार्क्स का हो गया आपका केमिस्ट्री। और बायोलॉजी से आते हैं 10 क्वेश्चंस, यानी कि 40 मार्क्स का हो गया आपका बायोलॉजी। टोटल मिला करके 200 मार्क्स का साइंस आता है। अगर आप बेहतरीन स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आई होप कि हम दोनों 45 क्वेश्चन तो आराम से आपका, मतलब 45 क्वेश्चन आप 100% गारंटी के साथ सही करके आओगे। और अगर जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो पूरी गारंटी के साथ आपको ये बता भी सकते हैं, मुझे देख रहे होंगे तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि उन्होंने फिजिक्स में 23 क्वेश्चन सही किया है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला करके 23-24 क्वेश्चन सही किया है। तो उस हिसाब से 46-47 क्वेश्चन भी सही किए। मैं ये नहीं कर रहा हूं सारे बच्चे किए हुए, लेकिन 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। अगर वो बच्चा नॉर्मल है, नहीं मिडिल लेवल का बच्चा है, तो भी मुझे लगता है गुरुजी। सर एक बच्चों का ये डाउट है कि सर ठीक है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, क्या एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? बिल्कुल होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है भैया। अब अगर मैथ्स में देखें तो उसमें 1/3 होता है, और अगर इसमें देखें जीएटी में तो 1/4 होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती ही है। इसलिए तो हम लोग इस चीज को बताने जा रहे हैं कि भाई पेपर में और क्या गलतियां नहीं करनी है। वैसे तो पहले प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे हम लोग। बिल्कुल 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 सर। तो इन सब चीजों को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और आप साइंस के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम बहुत ज्यादा जोर दिया है हमने, क्योंकि गैट के सेक्शन में आप देखेंगे तो भाई ये सेक्शन ऐसा है ना जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है और बहुत ज्यादा मार्क्स स्ट्रेच करने में हेल्प करता है आपको। देखो, मार्क्स का डिवीजन जानने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जान लेना कौन कौन सी चीजें किस सब्जेक्ट में करनी है। तो भैया सबसे पहले आता है फिजिक्स, और हमारे फिजिक्स के महारथी इनको ये माइक हैंडओवर कर देते हैं, यही बताएंगे तुम्हें हर चीज। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बताऊं फिजिक्स के बारे में आपको, जनरली बच्चे का जो मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे जितने भी बच्चे जो गांव से आते हो, चाहे वो सिटी से आते हो, कहीं से भी आते हो, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यार उनको अपने सिलेबस के बारे में कुछ भी ढंग से नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता है कि साइंस में क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर वो ढंग से अपना सिलेबस जान जाए, वैसे तो मैं बताऊं आपको 9th से लेकर के 12th तक का फिजिक्स पूछा जाता है, और आपको मैं बता दूं कि 25% फिजिक्स 9th और 10th से आता है, और 75% फिजिक्स आपका 11th और 12th से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जनरली टीचर्स ये बात बताते भी नहीं है, क्योंकि वो उतना ज्यादा अगर ढंग से पढ़ोगे आप वेबसाइट पर जाके तो ही आपको ढंग से पता चल पाएगा।
तो फर्स्ट डे आपको पता होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हो जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, या फिर ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी करके प्रिपेयर किए हो, उनको सिलेबस के बारे में ढंग से जानकारी नहीं है, तो आप एनडीए के वेबसाइट पे जाकर के ढंग से, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर ढंग से सिलेबस जान सकते हैं। बाकी एमजीएस डिफेंस एकेडमी के ऐप पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस ही करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब आप सिलेबस की जानकारी आपको हो जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना होता है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने होते हैं, वो भी वेटेज के हिसाब से, मतलब किस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है। अगर आप अपने सब्जेक्ट में चैप्टर का वेटेज नहीं जान पाएंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे, ना तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर को हमको कितना ज्यादा टाइम देना है, और किस पोर्शन से जहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि यार हमारा सिलेबस कम हो जाएगा ना उससे। जब हमको पता है कि फिजिक्स में से 22 क्वेश्चन हमारा 60% में से आ रहा है और 3 क्वेश्चन हमारा 40% से आ रहा है, तो उस 40% को छोड़ो, खत्म करो, या वो कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ो, बाकी 60% सिलेबस पढ़ो, जलवा बिखेर दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरा आता है, बच्चे बार बार हमसे, जैसे अभी पिछला ये जो एग्जाम हुआ उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं, और लास्ट डे जाकर के जब एग्जाम में 10-15 दिन बचता है, जब धक 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 होने लगता है, गुरुजी फॉर्मूला शीट दे दो, गुरुजी शॉर्ट नोट दे दो। डे 1 से मैं आपसे बताता हूं, जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो, सपोज दैट आपने 1D मोशन पढ़ा, 1D मोशन चैप्टर खत्म होने के बाद आप उसका तुरंत ही एक शॉर्ट नोट बनाइए। 1D मोशन चैप्टर में जितने भी टोटल फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले को आप एक नॉर्मल चार्ट पे बना लिख लीजिए, आपका एक चार्ट तैयार हो गया, और उसको सारे चार्ट को 1 बाय 1 एक फाइल में अपना कलेक्ट करिए। ऐसे ही शॉर्ट नोट 1 से 1.5 पेज में आपका पूरा शॉर्ट नोट कंप्लीट होना चाहिए चैप्टर का, क्योंकि हर बार मॉक से पहले, एग्जाम से पहले आप बार बार पूरा का पूरा नोट्स नहीं रिवाइज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। जो कि जनरली बच्चे गलती करते ही हैं, वो स्टार्टिंग में कोई नहीं ध्यान देता, ना फोकस करता है, जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाता तब सबको टेंशन होता और डर लगना शुरू होता। यही काम जो 20-30% बच्चे जो करते हैं, जो डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं और शॉर्ट नोट से लेकर के फॉर्मूला शीट से लेकर के सारी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बच्चे वही सफल होते हैं लास्ट में जाकर के, ठीक है। उनका ना तो मेरिट आउट होने का कोई टेंशन, ना रिटर्न में नंबर आने का कोई टेंशन, मतलब कम नंबर आने का कोई टेंशन, ना एसएसबी के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि डे 1 से लेकर और लास्ट डे तक उनकी जो स्पीड होती है ना, उनकी जो कंसिस्टेंसी जिसको बोल सकते हैं, वो बेहतरीन रहती है। ये नहीं कि किसी दिन 10 घंटा पढ़ा और 10 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद आता थियरी प्लस एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। एमसीक्यूज नहीं, एमईक्यूज है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये है रिवीजन करने का तरीका। मतलब जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया, सबसे पहले आप पूरा थियरी कर लीजिए। उसके बाद जो भी टीचर ने आपके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन इस बार डिजाइन किया है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट नोट से आपको फंस जाता है कि हाँ यही क्वेश्चन आने वाला। वो 150 क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए कितना मजबूत होने वाला यह चैप्टर। आपने पूरा थियरी पढ़ा, थियरी के साथ आपके टीचर ने जो क्लास में क्वेश्चंस करवाया वो तो किया ही, उसके बाद 100-150 क्वेश्चंस का एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज किया। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया लगभग 10 साल, लेकिन हम लोग करवा रहे हैं कितने साल का, 2008 से लेकर के 2025 तक टोटल 35 पेपर हुआ एनडीए का। 35 पेपर का सारा पीवाईक्यूज हम लोग कराएंगे। यानी आपका केवल और केवल साइंस पोर्शन में लगभग 4,500 क्वेश्चन, लगभग 4,500 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जिसमें 2,000 के आसपास फिजिक्स का होगा और 2,500 में आपका बायो और केमिस्ट्री होगा। लगभग बराबरी होती हैं दोनों, 1 साल का उसमें कम जुड़ा हुआ है। अच्छा, और सबसे खास बात, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे भी कहते हैं सर हमने तो एक बार रिवीजन किया था, अब तो 1.5 महीना हो गया, अब तो ऐसा लग रहा कि सब भूल गए। भाई रिवीजन जो होता है वो एक सही ढंग से होता है और बहुत टाइमली रिवीजन होता है। रिवीजन 2 टाइप का होता है। एक रिवीजन वो होता है जो चैप्टर खत्म होने के बाद आप
15-20 दिन पे करते हो। 15-20 दिन का रिवीजन ऐसे होता है कि भैया थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन दूसरा रिवीजन वो होता है जो हम अपने शॉर्ट नोट से करते हैं और फॉर्मूला शीट से करते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लगाते हैं जो आपका टीचर पहले ही बताता, जैसे कि हम बता देते हैं। ये होता क्विक रिवीजन और ये होता कंप्लीट रिवीजन। जो क्विक रिवीजन होता है वो शॉर्ट नोट और फॉर्मूला शीट से, कंप्लीट रिवीजन होगा वो टोटल चैप्टर की थियरी पढ़ेंगे, एमईक्यूज करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट आता है जो होता है मॉक। अगर आप फर्स्ट वीक से ही मॉक देना स्टार्ट नहीं किए हैं, इसका मतलब आप एक गलत ट्रैक पे हैं, आप एक गलत रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट डे से ही याद रखना, सबसे पहले तो जो भी पढ़ा जाए वो रेगुलर फॉलो करिए, टीचर जो करे वो रेगुलर फॉलो करिए, फिर वीकली मॉक दीजिए और मंथली मॉक दीजिए, उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक दीजिए, उसके बाद फिर सेमी मेजर जो मॉक होता है, फिर मेजर यानी फुल लेंथ मॉक दीजिए। यानी लगभग आपको 50 मॉक देना रहेगा। अगर ये 50 मॉक आप ढंग से दे देते हो तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि फिजिक्स वाला प्रॉपर ढंग से आपका तैयारी कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए भाई, फिजिक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें उसमें कंप्लीट आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर के आप चल सकते हैं। बट बायो और केमिस्ट्री भाई मैं तुमसे ये कहूंगा कि यार ये ऐसी चीज है ना जिसको अगर तुमने एक बार थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, तुम समझ लो तुम्हारे मार्क्स ऐसे चुटकियों में और तुम बहुत इजीली और बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। उस 25 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आप ना करके भी आप एक मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो भाई पहली बात तो ये समझना बड़ा जरूरी है कौन कौन सी चीजें हमको करनी है, इसमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। देखो यार, पहली बात तो ये बहुत अच्छे से जान लो, विनीत सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम किसी भी एग्जाम में जाएं और किसी पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो उसके सिलेबस के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। भाई जब सिलेबस की बात करते हैं ना हम यहां पे, तो यहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया 11th की बायो में ये दिया हुआ है, 12th की बायो में ये दिया हुआ है, 12th की केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है, ये पढ़ लो। नहीं मेरे भाई, समझो यहां पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे कौन कौन चीजें कहां से आ रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि 9th के 4 चैप्टर और 10th के 4 चैप्टर यही है आपके केवल केमिस्ट्री और बायो में। मतलब क्लास के 9th चैप्टर केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और बायो के 4 चैप्टर, और सेम एज 10th में भी बायो के 4 चैप्टर और केमिस्ट्री के 4 चैप्टर। समझ में आ गई बात? मतलब ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि भैया बायो के 8 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर और सेम एज केमिस्ट्री के 8 से 9 चैप्टर। तो भाई अगर कोई तुमको बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि 11th और 12th की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो प्लीज मेरी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको केवल 9th और 10th की चीजें करनी है। बट 9th और 10th में भी कौन कौन सी चीजें करनी है? देखो यार, पहली बात तो यूपीएससी है, सरकारी एग्जाम, तो सरकारी एग्जाम सरकारी किताब को फॉलो करता है। और कौन सी किताब को फॉलो करता है मेरे भाई? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। मैं अभी बता रहा हूं आपसे, एनडीए 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन जो मैंने यहां पर कहा कि बेटा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे कराया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम में आ गया। भाई वो आया एग्जाम में, मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन अगर तुमको याद हो, जिसने एग्जाम दिया था उसको याद होगा ये बात। बट तुमको पता है वो क्वेश्चन था कहां एग्जैक्टली? वो क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी की पुरानी वाली टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अब ये एनालाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, एनालाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है ना। और जब मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई तो तुमको वही क्वेश्चन देखने को मिला तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज। तभी हम कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन डिट्टो नोट से आते हैं। और जब मेरे भाई डिट्टो नोट से आते हैं तो वो नोट्स हैं कहां से एग्जैक्टली बने हुए? भाई कहीं से लेकर के नहीं आ रहे हैं, या हम ये नहीं बोल रहे कि यार ये हम इतने यहां से लेकर के आए। नहीं मेरे भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और सेम एज आप देखोगे तो एनसीईआरटी एक और चीज निकालती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पलर। मेरे भाई एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस वाले, या अगर हम बोल रहे हैं उसके ही शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उसी में तुमको देखने को मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम वो सारी चीजें कर लेते हो तो मैं तुमको गारंटी के साथ में लिख करके ये बात दे रहा हूं कि किसी और चीज से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो प्लीज फॉलो, कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो करनी है। बट इसका भी तरीका है।
जब आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो तो बेटा आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ोगे, और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ एक्टिविटीज भी दी हैं आपको देखने को मिलता है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का। अब तुमको पता है वहां पर एक बॉक्स बना हुआ है पीले कलर का, उसमें लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट जब कब बनता है, जब ये लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। अब तुमको पता है यही सेम क्वेश्चन अब की बार के एग्जाम में आया था एनडीए 2 2025 के क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें एनालाइज करना, ये सारी चीजें कौन बताएगा तुम्हें? हम ही तो बताएंगे, और जब बताएंगे तो उसी चीज को तुम फॉलो करोगे यहां पे, और वही चीज तुम्हारे एग्जाम में आएगी। तो मेरे भाई एक्टिविटीज जो डायग्राम्स हैं वो सारे डायग्राम्स सेम एज इट इज मेरे भाई तुमको देखने को मिलेगा। जो शॉर्ट नोट्स उसमें लास्ट वाले देखिए आप पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला जो आता है, वो सारी चीजें मेरे भाई, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो छूटेगी। बट इसके साथ ही साथ देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानना। अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगाते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख रहे हो लगातार, तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन या उसी पैटर्न पे हमको पढ़ाया जा रहा है। यार एक दो चीजें होती हैं, मैं बोलता हूं कि एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। विश्वास करना जरूरी है बट अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब तुमने बोला कि अरे गुरुजी आप कह रहे हो, ठीक है भैया आप कह रहे हो कि यार ये चीज आएगा तो मतलब हम पढ़ लेते हैं इसको। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है एग्जाम में। जब ऐसा करोगे तब तुमको विश्वास भी होगा और तुम बहुत बढ़िया तरीके से ट्रस्ट कर पाओगे मेरे ऊपर कि यार इतनी चीजें ये इंसान पढ़ा रहा है, इतनी चीजें एग्जाम में आ रही हैं, तो यही कर लो मेरे भाई और बेहतरीन तरीके से निकल जाएगी ये चीजें। समझ में आ रही बात? तो आपको एनालाइज क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथ साथ जब आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो बेटा आपको देखने को मिलता है वहां से मिलते हैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और यहीं पर एमआईक्यूज भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हर लाइन से एक क्वेश्चन निकल करके आता है, दैट इज एमईक्यूज। और उसके बाद मॉक्स तो यार इंपॉर्टेंट है ही है, जैसा विनीत सर ने आपको बताया कि लगभग 50 मॉक आपको देने की जरूरत है इस पूरे 6 से 7 महीने के सेशन में। तो मेरे भाई वो 50 मॉक भी तुमको कौन देगा? वो हम देंगे तुमको। और फिर से हम बोल रहे हैं यहां पर कि मेरे भाई रिवीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक सिंपल सा रूल चलता है जिसको बोला जाता है केपी रूल। कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, बिकॉज तुमको भी यार ये बात पता है ना कि अल्टीमेटली जो भी हम पढ़ेंगे वो जाकर के सेटल डाउन होता जा रहा है। बट अगर हम उसको रिवीजन में नहीं लाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, हम नई चीज पढ़ते जा रहे हैं, पुरानी चीज वाइप आउट होती जा रही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें तुमको फॉलो करनी है। और इसके बाद तुमको पता है यार, देखो यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है बट यहां कोई लिखा नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक चीज जान लो कि आपको सबसे पहले बचना है उन चीजों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब पता है क्या है? डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अभी मैं कुछ टाइम पहले सर्च कर रहा था, ऐसे ही मैंने कहा देखे तो भाई मार्केट में किस किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस, मोस्टली मतलब लोग नहीं, मैं वेबसाइट्स की बात करूंगा और नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे, जो आपको देखने को मिलेगा यार ये तो भैया ने पढ़ाया नहीं है। बट उसी टाइम पर भाई तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, क्या देखना जो वहां पर क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो प्लीज ऐसे किसी भी सोर्स पे आप ट्रस्ट ना करें, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज जरूर करें। देखो यार, किसी भी तैयारी के दौरान ये तो जानना जरूरी है ही है क्या करना है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई क्या चीज नहीं करना है तुम्हें। अब देखो यार, क्या चीज नहीं करना है उसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है डिस्ट्रैक्शन। अब तुमको पता है वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। वो फोन का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो फैमिली का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो तुम्हारे रिलेशनशिप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मेरे भाई पढ़ाई ना करने के एटीट्यूड का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अब ये सारे डिस्ट्रैक्शन तब एक लाइन में क्लियर हो जाते हैं जब भाई एक सिंपल सी लाइन कही जाती है, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर देन योर हाउ इज इजी। अगर तुमको पता हो कि तुमको एक पर्टिकुलर चीज करनी है, वो क्यों करनी है, अगर तुम्हें ऑफिसर बनना है तुम्हें क्यों बनना है, अगर तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है तुम्हें क्यों करना है, तो भाई तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस तरीके से करना है और तुम्हें
अगर एक बहुत बड़ी चीज चाहिए होती है ना, तो उसके लिए त्याग जो होता है वो भी बड़ा होता है, और उस त्याग को करने के लिए तुम तैयार हो अगर तुम एक सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हो। अब इसके बाद भाई दूसरी चीज आती है मल्टीपल रिसोर्सेज, जिसके बारे में बताएंगे सर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटना है। मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा हो, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एक्सपेरेंट हूं, अब मुझे क्या करना है भाई, एनडीए का तैयारी करना है। मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो नहीं करूंगा, पता है क्या होता है, आज की दुनिया में 50 टाइप के लोग हैं, जो जाहिर सी बात है सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बट हर एक के पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मान लो कि मैंने फिजिक्स पढ़ा, मैंने फिजिक्स सर मैंने थियरी पढ़ाई, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस कराए, मैंने पीवाईक्यूज करवाए। मेरे अपने चुनिंदा टॉपिक को पढ़ाने का मेरा अपना चुनिंदा तरीका है। दूसरे टीचर्स का, वो भी उनका भी फुल रिस्पेक्ट है, वो भी उनका अपना तरीका है। अगर आप दो नाव पर सवार होते हो ना, वहां भी पढ़ा आपने, यहां भी पढ़ा, दोनों मिक्स हो गए, फिर आप समझ नहीं पाते हो कि यार इन सब चीजों को हैंडल कैसे करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप दो लोगों से पढ़ रहे हो ना, तो आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आप दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि भाई फिजिक्स बाय ये वाले सर और फिजिक्स बाय ये वाले सर, और आपका जो दिमाग होता है ना, वो दो बोझ के तले नीचे दब जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक सोर्स को फॉलो करिए लेकिन दिल से। और ये वाला हम लोग कितनी बार कहते हैं भैया, केपी रूल फॉलो करो, कम पढ़ो, कई बार पढ़ो, लिमिटेड सोर्स से। लिमिटेड रहोगे तो बेहतर करोगे, और बेहतर करोगे तो पक्का एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसके बाद आता है इग्नोरिंग द सिलेबस। अब इग्नोरिंग द सिलेबस गुरुजी आपको बताएंगे बहुत बढ़िया ढंग से। देखो भाई, इग्नोरिंग द सिलेबस का मतलब बहुत सिंपल सा है। जैसे तुमको मैंने बताया कि 9th और 10th की बायो और केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है 11th और 12th की ज्यादा। अब तुमने क्या बोला, तुमने कहा ओह अच्छा साइंस है, अच्छा ठीक है, 9th और 10th की हम ऐसा करते हैं कि फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। अब तुमको पता है जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना, तब तुम इनको ही कहोगे कि जो इन्होंने पढ़ाया वो नहीं आया। मेरे भाई, इन्होंने पढ़ाया वो आया, बट तुमने क्या किया, तुमने सिलेबस को इग्नोर कर दिया। और भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, तो मेरे भाई आप उस टीचर को ट्रस्ट कर पाते हैं। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को इग्नोर ना करें। जो सिलेबस में दिया है, अगर सिर्फ साइंस दिया है, तो मेरे भाई जरूरी नहीं है आपके लिए कि आप साइंस में इतना हवा चीजें पढ़ लें कि जो एग्जाम में आ ही नहीं रही है। अब सिंपल सा पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तुम पढ़े जा रहे हो कि भैया K4FeCN6 क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जो कभी आया ही नहीं है। तो मेरे भाई, इग्नोरिंग द सिलेबस इज अ वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक थिंग जो तुमको नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद देखो भाई, आता है यार नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव पीपल। इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे सर तुमको। प्यारे बच्चों, और ये बहुत ही बड़ा, ये समझ लीजिए, रोल प्ले करता है आपके एग्जाम टाइम में या आपके प्रिपरेशन टाइम में। सबसे पहले तो नेगेटिव माइंडसेट ये होता है जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से कर लेते हैं। याद रखना कि ईच वन इज मेड फॉर अ स्पेशल थिंग। हर एक इंसान की अपनी खासियत होती है। हो सकता है सर आपका मैथ्स अच्छा हो और दूसरे बच्चे का इंग्लिश अच्छा हो सकता है आपका मैथ्स में ही मान लो दोनों बच्चों का मैथ्स अच्छा है, किसी का अलजेब्रा अच्छा है तो किसी का कोनिक सेक्शन अच्छा है, किसी का 3D अच्छा है, किसी का कोई चैप्टर अच्छा है। तो कभी भी कंपेयर मत करिए अपना किसी से। किसी का फिजिक्स अच्छा है तो किसी का केमिस्ट्री और बायो अच्छा है। अगर आप फिजिक्स में 24 नंबर ला सकते हैं तो वो बच्चा केमिस्ट्री और बायो मिलाकर 25 नंबर ला सकता है। तो कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखते हो कि कोई आपसे जल्दी आंसर लेके आ रहा होता तो आप अपने आप को नेगेटिव फील करने लगते हो, या फिर ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत स्लो हैं, डाउन हो जाता है। बट बाद में आपको अगर पता चलेगा कि वो 2 साल पहले से ही तैयारी कर रहा और आप अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। तो भाई जिस रास्ते पे वो 2 बार आके जा चुका उसको रास्ते की सारी दुकानें पता है, आप अभी तो चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये चीज करना बंद करिए। दूसरी चीज ये होती है अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करना होता है। गुरुजी मेरे कहने का मतलब ये होता है कि भाई अपने आप को बाकी लोगों के कनेक्शन से थोड़ा दूर आइसोलेट करने का सिर्फ इतना मतलब। अब इतना मतलब भी नहीं कि बिल्कुल मम्मी पापा से भी बात करना बंद करिए, सबसे पॉजिटिव लोगों से मिलिए,
बट नेगेटिव लोगों से। ऐसे लोग जो कुछ होते रहे, आप समझ सकते हैं, मैं उनका नाम नहीं गिनाऊंगा यार, क्योंकि मेरे अपने भी होते हैं। तो कुल मिला जुला कर ऐसे रिलेटिव्स हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो कोई गर्लफ्रेंड ही हो, ऐसे लोग जो भी तुमको तुम्हारा हाँ टॉक्सिक लोग जो भी तुम्हारा मोरल डाउन करने की कोशिश करें या तुमको छोटा दिखाने की कोशिश करें, आपकी वैल्यू कम दें, ऐसे लोगों को तड़ातड़ अपने जीवन से बाहर करिए। और बिल्कुल, और मैं केवल नेगेटिव फ्रेंड्स या माइंडसेट की नहीं, नेगेटिव पीपल की भी बात कर रहा हूं। वो जो सामाजिक लोग होते हैं, जो चौराहे पे जिनको कोई काम नहीं रहता है, बस वो खाली और खाली दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत महान चीज है, और ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। जिस दिन आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे प्यारे बच्चों, ये लोग आपके तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जानते हैं लेकिन ये भी कहा जाता है ना, हाँ। कि ऐसा करो भैया, देखो अधिकारी की तैयारी बहुत टफ है, ऐसा करो तुम सिपाही बन जाओ पहले, और नौकरी के दौरान तुम तैयारी करते रहना, है ना। ये चीज भी सुनने में ये भी कहते हैं लोग, है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक बार सिपाही बन जाए तो कम से कम ज्यादा ऊपर तो नहीं जा पाएगा। अगर अधिकारी बन गया तो उसकी सारी पुश्तें सुधर जाएंगी, फिर हम लोग इनके कैसे मजे ले पाएंगे, फिर तो हम लोग नीचे हो जाएंगे। बहुत सारी बातें होती है ना बेटा। तो इन सब चीजों से दूरी बना के रखोगे, हमेशा जीवन में सफल रहोगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जितने ज्यादा रिश्ते उतने ज्यादा तकलीफ दर्द झेलने पड़ते हैं, और यही सत्य है, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई होप प्यारे बच्चों, आपको जितनी भी पॉइंट्स बताए गए वो ढंग से समझ में आ गए होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि ये आप जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको बस ये इसी यूट्यूब के वीडियो तक नहीं सीमित करेंगे, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो उसका फायदा 100% आपको मिलेगा, नहीं उतारा तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो रही इस चीज की बात। अब अगर आप ढंग से और वास्तव में एक सीरियस एस्पिरेंट हो एनडीए के, और अपनी जिंदगी में बेहतर करना चाहते हो, और आप चाहते हो एनडीए 1 2026 की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन हो, लाजवाब हो, और सबसे खास बात कि रिटर्न में पहले ही आप जो है पास होने की जो क्षमता है वो विकसित कर पाए, इस बात का डर ना रहे। जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे 320 आ रहे हैं, सर मेरे 330 आ रहे हैं, क्या करूं, एसएसबी के लिए रुकूं या फिर आ जाऊं तैयारी करने। तो ये वाला स्थिति ना रहे कि एक पैर इस पार और एक पैर इस पार, कि सर आऊं कि जाऊं। या तो कम नंबर आता है तो ठीक है, या तो नंबर आए तो फिर 450, मतलब मिनिमम 400 नंबर तो होने ही चाहिए, जिससे कम से कम मेरिट आउट होने का डर ना रहे प्यारे बच्चों। और जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होता है ना, जब वो 370 नंबर 380 नंबर पे होता है, तो इस पे भी दिल धक 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 करता। क्यों? क्योंकि अगर एसएसबी से रेकमेंड भी हो गए, लेकिन गुरुजी अगर कहीं गलती से नंबर कम हुआ एसएसबी में, ओवरऑल नंबर कम होने की वजह से आपका रैंक बहुत ज्यादा आएगा। और जब ज्यादा आएगा भाई, 300 350 400 सीटें होती हैं, आपका रैंक आ रहा है 400 500, तो कैसे मिल पाएगा आपको? जाहिर सी बात है आप मेरिट आउट हो जाओगे। मेरिट आउट होने का दर्द उतना भयानक होता है कि उतना भयानक रिटर्न में भी पास नहीं होना, ये समझ लीजिए। क्योंकि अब आप वहां खड़े हैं जहां पर वो वाला बच्चा खड़ा है जिसने एनडीए का एग्जाम भी नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं दिया है। आपने रिटर्न क्वालिफाई किया, फिर एसएसबी भी किया, लेकिन फिर आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के पास सीट नहीं थी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारा अपना और आपका चैनल और आपका ऐप एमजेएस डिफेंस एकेडमी, जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, आपके लिए ही ऑफलाइन क्लास लेकर आया है, जिसका नाम है रैंकर्स बैच के नाम से फेमस हमेशा से। अच्छा, मैं ऐसे बच्चों के लिए भी ये बात कहूंगा जो बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन बेस्ट है कि ऑफलाइन। अगर यार देखो, ईमानदारी से बात करें, मतलब एक भाई की तरह नहीं कह रहा हूं मैं, एक ऐसे इंसान की तरह बात कर रहा हूं जो तुम्हें नहीं जानता, जो एमजेएस को नहीं जानता, तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जैसे मैं आईआईटी की तैयारी करने गया था तो मैं तो ऑफलाइन किया था। ऑनलाइन में आप क्या करते हो, कितना करते हो, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए अगर नजर के सामने और जिगर के पास रहकर तैयारी करते हो तो आपके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, और आपसे हम जबरदस्ती पढ़ा करके, क्वेश्चन लगवा करके, और आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारा रैंकर्स बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है भैया 3 अक्टूबर से, जिसका 28 अक्टूबर से स्टार्टिंग होना था, लेकिन 3 अक्टूबर को हमारा दूसरा बैच आ रहा है, ठीक है। और डेली क्लासरूम प्रोग्राम होगा, इसके बारे में ऑलरेडी कल या परसों, कल ही हम लोगों ने बैच लॉन्च किया, आपको पता है उसके बारे में। और वीकली मॉक टेस्ट होगा, इसमें आपको जो मिलने वाला कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा ऑफलाइन के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली 2008 से लेकर के 2025 तक के जितने की 35 टोटल पेपर हो चुके हैं एनडीए के, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बाइलिंगुअल, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। लगभग
10,000 यानी कि 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। अब ये मिलेगा ऑफलाइन वाले बच्चों को, ठीक है। डेली फिजिकल ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके अलावा हॉस्टल और मेस फैसिलिटी है और ढंग का है और हर एक स्तर का, जिस प्रकार से आपका जेब अलाउ करेगा उस तरह का उपलब्ध है। उसके बाद है एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, मतलब गाइडेंस में क्या है, साइंस का अलग होगा, एसएसटी का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, मैथ्स का आपके बीवीआर हैं ही। और साइंस टीम जैसे हम दोनों भाइयों का ऐसे ही एसएसटी टीम है और ऐसी इंग्लिश टीम है, वो सब आपने ऑनलाइन वीडियो में देख रखा होगा। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हमारे यहाँ, और डाउट क्लियरिंग सेशन दो टाइप का होता है। एक होता है क्लास के बाद, वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो गया। एक होता है कि जब बच्चे गुरुकुलम में आके पढ़ रहे होते हैं, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो एक दो टीचर वो घूम रहे होते हैं, जो भी आता है डाउट उसको बताते हैं और समझाते हैं। उसके बाद पर्सनल जो डेवलपमेंट क्लासेस होती है वो तो होती ही हैं, पीडी जिसको बोलते हैं। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, एग्जाम के लास्ट में आपका पूरी जो एमजेएस की एसएसबी टीम है वो आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन देखती है। तो ये रहा ऑफलाइन का डिटेल। प्यारे बच्चों, बिना समय गंवाए, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपको 6 महीने का पूरा पोर्शन मिले तैयारी करने का, तो पहला ही बैच ज्वाइन करिए, जो कि 28 अक्टूबर से ही स्टार्ट होने वाला है और उसका ओरिएंटेशन का डेट जल्दी आ जाएगा। देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फैमिली कंडीशन की वजह से ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं। बेटा, उनके लिए बहुत बढ़िया ऑनलाइन बैच है जिसका नाम रैंकर्स बैच है, जिसका प्राइस बहुत कम है मेरे भाई, 2100 अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो इट इज 300 रुपीज पर मंथ। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो बेटा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन हमारे टीचर्स जो है वो सेम रहते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री और बायो आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो मैं केमिस्ट्री और बायो आपको ऑनलाइन में भी पढ़ाऊंगा। टीचर्स चेंज नहीं होते हैं, वी हैव अ कोर टीम और वो कोर टीम हमेशा सेम रहती है। बीबीआर आपको मैथ्स वहां पे ही पढ़ाएंगे, यहां पर ही पढ़ाएंगे। तो अगर आप ऑफलाइन किसी वजह से नहीं आ पा रहे, बेटा ऑफलाइन तो बेस्ट है ही, बट अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं देन डेफिनेटली आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको तुरंत के तुरंत रैंकर्स बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिकॉज बेटा फिर वही होता है कि बैकलॉग जब लग जाता है ना, तो वो बैकलॉग यार क्लियर होता नहीं है। और इस चीज से बचने के लिए और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने के लिए तुरंत के तुरंत अभी के अभी जाकर के ऐप मैथ्स जुगाड़ से पर आप ज्वाइन कर लीजिए रैंकर्स बैच, जिसका प्राइस सिर्फ है 2100 रुपीज। ठीक है, और भैया रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखेंगे तो ये नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा और जो स्ट्रैटेजी हम दोनों भाइयों ने दी है तुम्हें, इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम काम करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाले हैं तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, एक चीज और कि देखो मेरे भाई, सिलेबस हम जल्दी से जल्दी तुम्हारा कवर कराते हैं उसमें, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम मिल पाए, हम अपनी प्रैक्टिस को दे पाए, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमआईक्यूज है, एमईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, ये सारी चीजें भाई एक शेड्यूल तरीके से चलती है। तो जो शेड्यूल तरीके हैं उन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होता है। इसी के साथ में ये सारी चीजें भाई आई होप आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप इस चीज को फॉलो करेंगे और ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम तक बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।